दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि हम यूपी पीसीएस, आरओ और यूपी पुलिस का टेस्ट पेपर बराबर कराते हैं। ठीक है, तो आज ये हमारा पहला एपिसोड है, टेस्ट नंबर 1 है। ये टॉप 20 क्वेश्चन है। निश्चित रूप से ये परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और यही प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्रतिदिन आपको एक टेस्ट पेपर हम करवाएंगे। अगर आप लोग इसको कायदे के पढ़ लेते हैं, रट लेते हैं, तो निश्चित रूप से ये क्वेश्चन फंसने तय हैं। ठीक है, और ध्यान साथ साथ ये भी रहे कि आपको क्वेश्चन करने का हम ट्रिक भी बताएंगे। मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो उसको किस प्रकार से सॉल्व करना चाहिए, ठीक है, वो भी हम बताएंगे। और साथ साथ एक क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो एक क्वेश्चन में आपको 4-5 क्वेश्चन भी हम बताएंगे। ठीक है, आप लोग चाहें इसको नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए देर न करते हुए अब हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान दीजिए। हड़प्पा सभ्यता में गोदीवाड़ा, पत्तन या बंदरगाह के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ठीक है ना, गोदीवाड़ा या पत्तन का साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं? ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। पहला है कालीबंगा, बी है धौलावीरा, सी है लोथल, डी है बनावली। ठीक है, आप लोग पहले अपने से करें। ठीक है, जो आता हो अपने गेस से आप लोग करें, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, गोदीवाड़ा का साक्ष्य देखिए, पहला है कालीबंगा। ठीक, हमको मान लीजिए नहीं आता। ठीक है, तो कालीबंगा पहला है। तो कालीबंगा आप सबको पता है कि कालीबंगा में, ठीक है, कालीबंगा में काले रंग की चूड़ियाँ मिली हैं और जुताई के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो ये नहीं है। आप अगला देखो, धौलावीरा है। धौलावीरा में क्या मिला है? सिंधुघाटी सभ्यता में साइन बोर्ड, लिखे हुए साइन बोर्ड मिले हैं, लिपि अक्षर मिले हैं। ठीक है, और सफ़ेद कुआं ऊपर मिला है, इसलिए इसे धौलावीरा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जल के जलाशय के साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है ना, जल के प्रमाण मिले जलाशय के। ये तीसरा नंबर आपका लोथल आता है। यही क्वेश्चन सही है। क्यों सही है? देखिए पहले, लोथल गुजरात के भोगवा नदी के किनारे बसा था। ठीक है, यहीं पर जो भोगवा नदी के किनारे जो लोथल था, यहीं पर पानी वाली जहाज आती और जाती थी। यही बंदरगाह था। ठीक है ना, यही बंदरगाह नगर था। ठीक है, बनावली आप जानते हैं, बनावली में क्या मिला है? मिट्टी का खिलौना का हल मिला है। ठीक है ना, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ठीक है ना, गोदीवाड़ा के साथ सिंधुघाटी सभ्यता में लोथल मिले हैं। ठीक भैया, अगला देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, देवताओं के लिए स्तुति मंत्र किस वेद में पाए जाते हैं? ठीक है, 4 वेद आप सबको पता है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, आयुर्वेद है। तो इन चारों वेदों में किसमें देवताओं के लिए स्तुति मंत्र मिला? ठीक है, स्तुति मंत्र देखिए, सबसे पहले आपका आता है ऋग्वेद। ठीक है, चारों वेद के बारे में जान लीजिए। ऋग्वेद में क्या है, ध्यान दीजिए, इसका यही सही आंसर भी होगा। ऋग्वेद में क्या है? देवताओं के लिए स्तुति और मंत्र है। ठीक है, ये ऋग्वेद में है। ठीक है, इसी में गायत्री मंत्र है, सोम रस का वर्णन है, सारे चीज़ का वर्णन, 10 राग युद्ध है, सबका वर्णन इसी में है, ऋग्वेद में। ठीक है, ध्यान दीजिए। सामवेद में क्या है? ध्यान दीजिए, सामवेद को गायन वाला वेद कहते हैं। सारे गामा पादा निसरे जो भारतीय संगीत निकला है वो सामवेद से ही निकला। ठीक है, जब यज्ञ होता था, यज्ञ के समय जो गीत गाया जाता था, इसे सामवेद से गाया जाता था। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन अगर पूछ ले कि गायन वाला वेद कौन सा, ध्यान रखिए आप लोग, सामवेद है। ठीक है ना, और अथर्ववेद में क्या है? ध्यान दीजिए, अथर्ववेद को अनार्यों का वेद कहा गया है और इसमें जादू, टोना, मंत्र इत्यादि का वर्णन है। ठीक है, ध्यान दीजिए। और यजुर्वेद क्या है? ध्यान दीजिए, यजुर्वेद में यज्ञ का विधि विधान है। ठीक है, यज्ञ का विधि विधान है, किस प्रकार से यज्ञ किए जाते थे, इसका विधि विधान किया गया है। ठीक है, इसी यज्ञ के जब यज्ञ होता था तो सामवेद में जो गायन वाला मंत्र है ये गाया जाता था। ठीक है, ध्यान दीजिए, अगर क्वेश्चन इस तरह पूछ ले कौन सा वेद है जो गद्य और पद दोनों में है, तो ध्यान दीजिए ये आपका यजुर्वेद ही है जो गद्य और पद दोनों भाषा में है। ठीक है, और इसी में यज्ञ का विधि विधान है। तो भैया इसका आंसर क्या होगा? दूसरे नंबर का आंसर ऋग्वेद होगा। स्तुति मंत्र देवताओं का ऋग्वेद में है। ठीक है, अगला हम देखते हैं, तीसरा नंबर देखते हैं। ध्यान दीजिए, हम थोड़ा विस्तार से पढ़ाते भी चल रहे हैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ, इससे आपका एक नहीं 4 क्वेश्चन तैयार होगा। ठीक है, तो आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं। अगला देखें, तीसरा नंबर, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? ठीक है, तो आप जानते हैं कि 4 बौद्ध संगीति हुई थी, है ना, तो इसमें प्रथम पूछ रहा है। ऑप्शन देखें, पहला राजगृह है, दूसरा, पहला देखिए राजगृह है, दूसरा वैशाली है, तीसरा पाटलिपुत्र है, चौथा कुंडलवन है। इसमें प्रथम पूछ रहा है। ध्यान दीजिए, प्रथम बौद्ध संगीत हुई है राजगृह में ही। ठीक है, ध्यान दीजिए, राजगृह में ही हुई है। ध्यान दीजिए आप लोग, राजगृह है ये। और इस समय शासक था आपका
अजातशत्रु था। अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। ठीक, इसका ये आंसर है। दूसरा देखिए, वैशाली में अगर पूछ ले दूसरा, तो दूसरी जो बौद्ध संगीत हुई थी वैशाली में हुई थी। किसके शासनकाल में? कालाशोक के शासनकाल में। आप लोग लिख भी सकते हैं कालाशोक के शासनकाल में। तीसरा देखिए, पाटलिपुत्र में हुई थी बौद्ध संगीति। इसमें शासक कौन था? अशोक था, अशोक मौर्य था। ठीक है ना। चौथा देखिए, कश्मीर में हुई, चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर में हुई थी, कश्मीर के कुंडल वन में। इस समय शासक था कश्मीर कुंडल वन में कनिष्क के शासनकाल में कुंडल वन में हुआ था। इसी चौथे बौद्ध संगीत में ही बौद्ध धर्म दो भाग में बढ़ गया था, हीनयान और महायान में। ठीक है, ये इसका आंसर हुआ। ठीक है, आपको चारों देखो, आपको तैयार हो गया। ठीक है ना। पहला राजगिरी, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडल वन में हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। चौथा क्वेश्चन देखें, आपके सामने है। दक्षिण भारत में नयनार संत किसके उपासक थे? ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पूछ रहा है नयनार संत। ध्यान दीजिए, दक्षिण भारत में दो प्रकार संत होते थे उस समय, नयनार और अलवार। ध्यान दीजिए, नयनार और अलवार दोनों पूछता, कभी कभी नयनार का, कभी कभी अलवार का पूछता है। तो इस समय नयनार का पूछ रहा है। नयनार अर्थात 3 नयनों वाले। तो कौन देवता थे जिनके 3 नयन थी? ध्यान दीजिए, भगवान शंकर। ठीक है ना। अर्थात ये लोग शैव धर्म के उपासक होते। ध्यान दीजिए, नयनार संत शैव धर्म के उपासक होते थे। अगर पूछ ले अलवार संत किसके उपासक थे? ध्यान दीजिए, अलवार भगवान विष्णु के उपासक थे, अर्थात वैष्णव धर्म के उपासक थे। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान करिए, दोनों को पूछता है। ये नयनार है भगवान शैव धर्म का, और अलवार होता तो वैष्णव धर्म का होता। ठीक है। और इंद्र तो आप जानते हैं, इंद्र जो है ऋग्वैदिक काल का सबसे बड़ा देवता होता था, युद्ध का देवता माना जाता था, वर्षा का देवता माना जाता था, झंझावत का देवता माना जाता था। ठीक है, ये ऋग्वैदिक काल की बात में इंद्र उपासक होता था। मुर्गन कौन था? मुर्गन दक्षिण भारत का देवता होता था, जो पशुओं का देवता था, और बाद में शूद्रों का देवता माना गया मुर्गन। ठीक है ना। चलिए आगे हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है, प्राचीन इतिहास में पितृहंता वंश किसे कहा जाता था? ध्यान दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। पितृहंता, पितृहंता अर्थात पिता की हत्या करके राजा बनने वाला वंश। ठीक है ना। ध्यान दीजिए, अब मान लीजिए हमको क्वेश्चन नहीं आता, कैसे करेंगे? सबसे पहले मौर्य वंश है, ऑप्शन देखिए, मौर्य वंश है, गुप्त वंश है, हर्यक वंश है, नंद वंश है। मान लीजिए हमको नहीं आता, कैसे करेंगे? तो आप मौर्य वंश के बारे में पहले देखें, मौर्य वंश में क्या पितृहंता, किसी ने अपने पिता को मारा है? तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य थे, उसके बाद फिर बिंदुसार हुए, बिंदुसार के बाद अशोक हुए। ये किसी ने अपने पिता की हत्या नहीं की। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता, अर्थात ये गलत है। ठीक है। गुप्त वंश में भी देखो कई शासक हुए हैं, चंद्रगुप्त प्रथम हुए हैं, समुद्रगुप्त हुए हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय हुए हैं, कुमारगुप्त हुए हैं। इन्होंने भी किसी वंश को, अपने वंशकों को मार के राजा, मतलब ये नहीं बने हैं। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब देखिए हर्यक वंश, हर्यक वंश में देखिए सबसे पहला शासक कौन था? बिंबिसार था। ठीक है, बिंबिसार की हत्या उसका पुत्र अजातशत्रु करता है। ठीक है, अजातशत्रु कर देता है और राजा बन जाता है, और अजातशत्रु की हत्या उदयन करता है। ठीक है, इस प्रकार से यह हर्यक वंश जो है पितृहंता वंश बोला जाता है। ठीक है, तो बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु करता है उसका पुत्र, और अजातशत्रु की हत्या उदयन कर देता है। इस प्रकार से ये पितृहंता वंश कहलाता है। बाद में वहाँ की जनता इन पितृहंताओं को गद्दी से हटाकर, ठीक है, नागवंश की स्थापना करते हैं, शिशुनाग को राजा बनाते हैं। ठीक है, और ये नंदवंश जो बचा है आप देख लीजिए, नंदवंश कौन था? नंदवंश का अंतिम शासक घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य मिलकर युद्ध करते हैं, और घनानंद को हरा के नंदवंश का नाश करते हैं। ठीक है, और मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर हुआ हर्यक वंश। ठीक है, अगला देखते हैं। ठीक है, आप लोग आंसर करते हुए और जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा में पढ़ रहे हैं उसको चाहें तो नोट्स करते जाएं। ठीक है, केवल आपको हम आंसर ही नहीं कराते हैं, आपको एक्स्ट्रा भी हम पढ़ा रहे हैं साथ साथ। ठीक है, 6वां नंबर देखें, विश्व में भारत का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत है? ठीक है, क्वेश्चन है कि विश्व में, पूरी दुनिया में भारत का क्षेत्रफल कितना है? ठीक है ना। ध्यान दीजिए, पहला देखिए 4.2% बात कर रहा है, 3.3, 2.4, 6.2। ठीक है, इसको तो आपको रटना है। ठीक है, इसका कोई वो नहीं है। ये है 2.4%। ठीक है, पूरी दुनिया में भारत का जो क्षेत्रफल है वो 2.4% है। कभी कभी लिखा रहता है 2.40%। ठीक है, तो दोनों सही है, बात एक है। ठीक है ना, 2.40%, 2.4%। पूरी दुनिया में भारत का क्षेत्रफल इतने परसेंट पे भारत हमारा बसा हुआ है। ठीक है, अगर क्वेश्चन इसको घुमा के पूछ ले कि क्षेत्रफल में भारत का कौन सा स्थान है? ठीक है, क्षेत्रफल में भारत का स्थान कौन सा? ध्यान रखें आप लोग, भारत का 7वां स्थान है
पूरी दुनिया में क्षेत्रफल में 7वां स्थान। ठीक है, क्रम भी कभी कभी पूछ लेता, ध्यान करिए आप लोग। पहला नंबर है पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल में देश है वो रूस है, फिर कनाडा है, फिर अमेरिका है, फिर आपका चीन है, फिर आपका ब्राज़ील है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर 7वां नंबर आपका भारत है। ठीक है, ध्यान दीजिए, यही क्रम है भारत का। तो भारत का स्थान क्षेत्रफल में 7वां स्थान है। अगर परसेंट पूछ ले कितने परसेंट क्षेत्रफल भारत का स्थान घेरता है तो 2.4%। ठीक भैया, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 7 देखिए, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछ चुका है। ठीक है, तो आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। पहला है 6 है, बी में है 7 है, सी में 8 है और डी में 9 है। ठीक है, तो कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? ध्यान दीजिए आप लोग, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से पहली बात तो गुजरती है। ध्यान रहे, क्वेश्चन घुमा के पूछ ले कि भारत के बीचों बीच से कौन रेखा गुजरती है, तो ध्यान रहिए कर्क रेखा जो बीचों बीच से गुजरती है। ठीक है, कितने राज्यों से गुजरती है? ध्यान दीजिए, ये 8 राज्यों से गुजरती है। ध्यान दीजिए, 8 राज्यों से। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है कि कौन से राज्य से नहीं गुजरती है, तो आपको 8 राज्य को नाम याद रखना हो तो इसके लिए एक ट्रिक है, लोगों ने बनाया है कि मित्र पर गमछा झार, लिख लीजिए, मित्र पर गमछा झार, इसी से आप बना सकते हैं। मित्र से क्या हो गया? मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, मित्र हो गया, पर पास हो गया पश्चिम बंगाल, ठीक है, रास हो गया राजस्थान, ठीक है, पर झार से हो गया झारखंड, झार गुजरात, गमछा ग से गुजरात हो गया, छ से छत्तीसगढ़ हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से 8 राज्य से गुजरता है। गुजरात हो गया आपका, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, एक पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये 8 राज्य से गुजरता है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 8 देखें, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है? ठीक है, ध्यान दीजिए, इसमें सबसे पहले आपको पहले ऑप्शन देख लीजिए थोड़ा सा, तो बताते हैं आपको आगे। ऑप्शन में क्या है देखिए, क्वेश्चन क्या पूछा है आपका कि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट उसका नाम है, कहाँ पर है? देखिए, पहला ऑप्शन दिया है अंडमान निकोबार, अंडमान दिया है, फिर ग्रेट निकोबार, फिर कन्याकुमारी, फिर लक्षद्वीप। सबसे पहले हम आंसर जान लेते तब आगे कहानी बताते हैं आपको। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो ग्रेट निकोबार में है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में, अंडमान ऊपर रहता है, ग्रेट निकोबार सबसे नीचे रहता है। भारत का जो मानचित्र बना है उसके नीचे जो बना हुआ है, श्रीलंका के बगल में बिल्कुल जस्ट लंबी लाइन बनी हुई है, वहाँ सबसे निचला जो पॉइंट है वही ग्रेट निकोबार द्वीप का इंदिरा पॉइंट है। ठीक है ना, तो ये इंदिरा पॉइंट जो है भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट वहीं पर है, ग्रेट निकोबार द्वीप में। अगर ये पूछ ले कि भारत का दक्षिण बिंदु कहाँ पर है, दक्षिण भूमि बिंदु कहाँ है, तो ध्यान दीजिए फिर कन्याकुमारी हो जाएगा, भूमि से संबंधित रहे, क्योंकि भूमि से संबंधित जो भूमि से लगा हुआ आपका तमिलनाडु के बगल में कन्याकुमारी है, जहाँ पर तीनों सागर मिलते हैं। ठीक है, ये कन्याकुमारी जहाँ पर तमिलनाडु के सबसे नीचे दक्षिण भारत में है, जहाँ पर तीनों सागर मिलते हैं, एक अरब सागर, बंगाल खाड़ी और हिंद महासागर। ठीक है, तीनों सागर वहीं पर मिलते हैं, इसे कन्याकुमारी और स्थान कहते हैं। ये भारत का दक्षिण स्थान है, दक्षिण लेकिन अगर दक्षिणतम बिंदु कहे तो इंदिरा पॉइंट है जो बड़ा निकोबार द्वीप में है। तो ध्यान है, भारत के चारों कोने के 4 बिंदु हैं। ठीक है, जो भारत हमारा देश बना है, जो भारत का देखिए जैसे भारत का नक्शा है, मान लीजिए भारत का ये भारत का नक्शा है। ठीक है, मोटे तौर पर हम बना दे रहे हैं आपको ये इस तरह करके। ठीक है, ये बना है, तो ध्यान दीजिए आपका जो ये इंदिरा पॉइंट है यहाँ पर है, यहाँ पर बिल्कुल इंदिरा पॉइंट यहाँ पर है जो बड़ा निकोबार में है। ठीक है, और ये दक्षिण हो गया। अगर उत्तरी पूछे तो उत्तरी यहाँ पर देखिए, यहाँ उत्तरी ये क्या नाम है, ये इसके पास लद्दाख में, लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर में पड़ता है ये स्थान, इसको बोलते हैं इंदिरा कौल। अगर उत्तरम बिंदु पूछे तो इसको बोलते हैं इंदिरा कौल बोलते हैं। ये इंदिरा पॉइंट हो गया, ये इंदिरा कौल हो गया। पूरब में पूछे तो पूरब में ये अरुणाचल प्रदेश में है, किबुथु का स्थान है, किबुथु। भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है, किबुथु, ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। अगर भारत का पश्चिमी बिंदु पूछे स्थान तो क्या है, ये गौर माता, ये कहाँ पड़ता है, गुजरात में। आप लोग देख लीजिए नक्शा के माध्यम से। ठीक है, देखिए दक्षिणी बिंदु हो गया आपका इंदिरा पॉइंट, पूर्वी बिंदु आपका हो गया किबुथु अरुणाचल प्रदेश में, इंदिरा कौल आपका हो गया इस समय लद्दाख में है, और ये आपका गौ माता है स्थान है आपका जो पश्चिमी बिंदु है, ये गुजरात में पड़ता है। ठीक भैया, आपका सब तैयार हो गया। अब अगला देखते हैं, भारत की सीमा रेखा किस देश के साथ सर्वाधिक लगती है। ठीक है, अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि भारत की जो सीमा रेखा है वह किस देश के साथ सबसे ज़्यादा लगती है। आप सबको पता है कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं उसमें कौन कौन से, इसको भी याद कर लीजिए, जैसे
जैसे पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, वर्मा, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ठीक है, 7, यानी कुल मिला के 7 देश हैं जो भारत की सीमा से लगते हैं, ठीक है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, वर्मा, जिसे म्यांमार कहते हैं, ठीक है, एक बांग्लादेश, 7 लगते हैं। अब इसमें पूछ रहा कि कौन से किससे ज़्यादा सीमा भारत की लगती है, तो ऑप्शन में देख लीजिए कौन कौन से हैं। पाकिस्तान है में, बी में चीन है, और सी में बांग्लादेश है, डी में नेपाल है। तो ठीक है, आप लोग अपने से करें, अब मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा भारत की जो सीमा लगती है वो लगती है, ध्यान दीजिए आप लोग, बांग्लादेश के साथ लगती है, ठीक है। बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा 4096 किलोमीटर लगभग लगती है, ठीक है, बांग्लादेश के साथ लगती है सबसे ज़्यादा, ठीक है। दूसरे नंबर पे ये चीन से लगती है, तीसरे नंबर से पाकिस्तान से लगती है, फिर आपका नेपाल आ जाता है, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन इसको घुमा दे कि बांग्लादेश की सीमा भारत के किस राज्य के साथ सबसे ज़्यादा लगती है, तो ध्यान दीजिए कौन सा है, पश्चिम बंगाल है। ध्यान आप लोग दीजिए इसको, पश्चिम बंगाल के साथ बांग्लादेश की सीमा सबसे ज़्यादा लगती है। क्वेश्चन कभी कभी इस तरह घुमा दे कि भारत का कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, तो कौन सा, ध्यान दीजिए त्रिपुरा राज्य है भारत का, ठीक है। ये सब आप लोग लिखते चलिए, यही सब परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 10 है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी का नाम, ठीक है। यहाँ पर पूछ रहा किसकी पूछ रहा, दक्षिण भारत की। ध्यान दीजिए, पूरे भारत की बात नहीं करता। अगर पूरे भारत की बात करता कि पूरे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी, तब तो हम गंगा को बताते। 2525 किलोमीटर गंगा की लंबाई है, आप लोग ध्यान करिए। लेकिन यहाँ पर कौन से पूछ रहा, ध्यान दीजिए, यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ पर पूछ रहा दक्षिण भारत सबसे लंबी नदी का नाम, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए, पहला नर्मदा है, दूसरा बी कृष्णा है, सी कावेरी है, डी गोदावरी है, ठीक है। अब हमको नहीं आता हम कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। पहले आप सबको पता है कि ये नदी नर्मदा है। नर्मदा नदी, अगर क्वेश्चन इस तरह पूछ ले कि कौन सी भारत की सबसे बड़ी नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है। भारत की लगभग 5-6 नदियाँ ऐसी हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, यानी उल्टा बहती हैं, ठीक है। तो उल्टा बहने वाली नदियों में सबसे बड़ी नदी अगर है तो है वो नर्मदा है। ध्यान दीजिए, नर्मदा नदी जो उल्टा बहती है, ये जाके अरब सागर में गिरती है, ठीक है। तो सबसे बड़ी नदी अगर उल्टा बहने वाली पूछे कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली, तो नर्मदा हम बताएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पूछ रहा दक्षिण भारत सबसे लंबी नदी, ठीक है। उसके बाद आता ऑप्शन में कृष्णा। कृष्णा नदी सबसे लंबी है नहीं है, ठीक है। फिर आती कावेरी। कावेरी भी सबसे बड़ी लंबी नदी नहीं दक्षिण भारत की। सबसे बड़ी लंबी नदी दक्षिण भारत की गोदावरी है। ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर बहुत कुछ आपको ध्यान देना है। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कहा जाता है। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। ध्यान दीजिए, दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, और बूढ़ी नदी भी बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है, ठीक है। बूढ़ी गंगा दक्षिण भारत की गंगा और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, ठीक है, ये गोदावरी है। अब आ जाओ थोड़ा कावेरी में। कावेरी को भी देखो यही मामला फंसता है। कावेरी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। ध्यान दीजिए, दक्षिण की गंगा। और इसको क्या कहते हैं, दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी को बोलते हैं, इसको दक्षिण की गंगा कहते हैं। और दक्षिण भारत की हमेशा सदा हरी भरी रहने वाली नदी या 12 मास पानी रहने वाली नदी कौन सी, कावेरी है। ध्यान दीजिए, और नदियाँ को सूख जाती गर्मी में, लेकिन कावेरी ऐसी नदी है जो कि ये कभी नहीं सूखती है, ठीक है। 12 मास बहती है दक्षिण भारत में, क्योंकि इसे दक्षिण पश्चिम मानसून का भी वर्षा का पानी मिल जाता है, और उधर से लौटता हुआ जब मानसून आता है, उत्तर पूर्वी मानसून आता है, तब भी ये पानी प्राप्त कर लेता है। इसलिए हमेशा जो है 12 मासी नदी होती है कावेरी, दक्षिण भारत की नदी, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी भैया गोदावरी आपकी है, ठीक है। अब पूरे भारत की बात पूछ ले तो गंगा है, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं अब, ठीक है। थोड़ा आपको हम प्रश्न के साथ साथ हम विस्तार से बताए इसलिए चल रहे हैं क्योंकि आपको और जानकारी कुछ हो जाए, क्वेश्चन किसी तरह से कुछ भी घुमा पूछ लें, ठीक है। तो आपका टॉप 20 ही क्वेश्चन, लेकिन टॉप 20 के साथ साथ इसमें आपको हम 50 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट उसको हम कराते चल रहे हैं, ठीक है ना। आपकी विशेष जानकारी के लिए भले आपका समय 15-20 मिनट कुछ ज़्यादा थोड़ा लग सकता है, ठीक है भाई, 10 मिनट के बजाय 15 मिनट लग सकता है, लेकिन यह कि आपको एक एक्स्ट्रा जानकारी होगी, क्वेश्चन कभी भी छटेगा नहीं आपसे। चलिए अगला देखते हैं हम, प्रकाश वर्ष क्या है, ठीक है। इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं। प्रकाश वर्ष क्या है, उसमें सोचते हैं प्रकाश की बात करता है या वर्ष की बात करता है। ध्यान दीजिए, प्रकाश वर्ष क्या, देखिए ए में क्या दिया, वह वर्ष जिसमें फरवरी 29 दिन की होती है, ठीक है। बी में क्या है, वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। सी में क्या है, वह समय जो सूर्य की किरण पृथ्वी तक आने में लगाती है। और डी में क्या है, वह वर्ष जिसमें एक वर्ष में 13 पूर्णिमा होती है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, मैं इसको डायरेक्ट बताए चल रहा हूँ आपको कि प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं। प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं,
बी नंबर सही इसका है कि वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। ठीक है, कभी कभी ऐसे रहता है कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, ठीक है, जो प्रकाश आता है, सूर्य से प्रकाश आता है, एक वर्ष में कितनी दूरी वह प्रकाश तय करता है। एक वर्ष में, ध्यान देना, परीक्षा में कभी फंसा देता है 1 वर्ष की, 1 महीना की, 2 साल, 1 वर्ष में, ध्यान दीजिए, 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। ध्यान दीजिए, 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा, प्रकाश की चली गई दूरी, जितनी दूरी तय करता है 1 वर्ष में प्रकाश, उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, गलती मत करना, 1 वर्ष में। ठीक है, अगला देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 12 देखें। वायु की गति किससे नापी जाती है? जो वायु की गति है, जो वायु बहती है, उसको किस यंत्र से नापा जाता है? ध्यान दीजिए, वायु की गति को किससे नापा जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, पहला क्या दिया है? बैरोमीटर, दूसरा दिया हाइड्रोमीटर, फिर दिया है एनीमोमीटर, फिर दिया है विंड वेन। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम पहला देखते हैं, बैरोमीटर। बैरोमीटर आप जानते हैं कि वायु की जो है वायु दाब नापा जाता है। बैरोमीटर से वायु दाब नापा जाता है। ठीक है ना, वायु की गति नहीं नापी जाती, वायु दाब नापा जाता है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब। ठीक है, हाइड्रोमीटर से क्या नापा जाता है? हाइड्रोमीटर से जल का घनत्व नापा जाता है, जल का घनत्व नापा जाता है हाइड्रोमीटर से। अगला फिर सी में क्या दिया है? एनीमोमीटर। ठीक है, एनीमोमीटर से ही वायु की गति नापी जाती है कि वायु कितनी स्पीड से चल रही है, एनीमोमीटर से। ठीक है, ध्यान देना आप लोग। विंड वेन तो ऐसे दिया है, कोई इससे मतलब नहीं, एक हवा एक प्रकार की होती है। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 13 देखें। वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? ठीक है, जो वर्षा की बूंदें ऊपर से गिरती है तो वह गोलाकार ही क्यों होती है? गोली गोली बूंदें क्यों गिरती है? ठीक है, चौड़ी गिरनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए, लेकिन गोलाकार की होती है, इसका कारण क्या? ठीक है, तो ध्यान दीजिए, ऑप्शन में क्या दिया है? देखो, पहला दिया द्रव्य घनत्व, दूसरा वायुमंडलीय दाब, फिर दिया गुरुत्वाकर्षण, फिर दिया पृष्ठ तनाव। तो ध्यान दीजिए, इसका सही आंसर होगा पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, आप लोग रट लीजिए। ठीक है, द्रव्य घनत्व, वायुमंडलीय दबाव, गुरुत्वाकर्षण से कोई मतलब नहीं है गोल जैसा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन आप लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 14, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ध्यान दीजिए, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? ठीक है, जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचता है तो कितना टाइम लेता है? ठीक है, ये भी एक रटने ही वाली चीज़ है, क्योंकि कोई इसका ऑप्शन है नहीं। ठीक है, ध्यान दीजिए, 8.5 मिनट टाइम लेता है। सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर आता है तो वहाँ से जब चलता है, सूर्य से पृथ्वी तक आता है तो 8.5 मिनट टाइम लेता है। अगर इसी को सेकंड पूछ ले तो ये 560 सेकंड पूरता है पूरा। ठीक है, ठीक है, अगर सेकंड पूछ ले कितना सेकंड लगता है तो 500 सेकंड होता है। ठीक है ना, 500 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान करिए, मिनट में 8.5 मिनट में आता है सूर्य का प्रकाश। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। और चंद्रमा का प्रकाश भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हम थोड़ा कन्फ्यूज है, नहीं बताते उसके बारे में। वो शायद 1.6 मिनट ऐसे कुछ लगता है चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर आने में, थोड़ा सा आप लोग कन्फर्म कर लीजिएगा। ठीक है, अगला देखें, प्रश्न नंबर 15 है, क्षय रोग यानी टीबी जिसे बोलते हैं के परीक्षण हेतु कौन सी जांच की जाती है? ठीक है, जो टीबी रोग होता है लोगों को, ठीक है, जो टीबी रोग होता है उसकी जांच के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? क्वेश्चन ये है। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसमें पहला ए में दिया है रॉबर्ट परीक्षण, फिर है विडाल परीक्षण, फिर है नेट्रॉन परीक्षण, फिर है मैक्ट्रास परीक्षण। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिए, इसमें मैक्ट्रास परीक्षण टीबी के लिए किया जाता है। ठीक है, टीबी जांच के। ठीक है, और भारत सरकार 2025 तक टीबी को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। 2025 तक टीबी को पूरी तरह से समाप्ति का लक्ष्य भारत सरकार रखा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कब तक लक्ष्य? 2025 तक। ठीक है, ये आपको करंट में सब पढ़ाएंगे, फिलहाल उसकी चिंता न करिए। तो टीबी जांच के लिए भैया मैक्ट्रास जो है परीक्षण किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ग्राम पंचायत का वर्णन संविधान के किस भाग में है? ठीक है, ग्राम पंचायत का वर्णन, ठीक है, किस भाग में? ध्यान दीजिए, ए में दिया है 9, बी में नौका, सी में नौखा, डी में भाग 10 दिया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, ग्राम पंचायत का जो वर्णन है भाग 9 में है। ध्यान दीजिए, भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जा चुका है, भाग 9 में है। ठीक है, नगर पंचायत का वर्णन अगर पूछ ले किस में, तो नौका में। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बहुत पूछता है, नौका में नगर पंचायत का वर्णन है। ठीक है, और नौखा में क्या है? सहकारी समितियां हैं नौखा में, और भाग 10 में है दल बदल है। ठीक है,
तो इसको आप लोग रट लीजिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, ग्राम पंचायत भाग 9 में है, 9 का में नगर निगम है, 9 खा में सहकारी समितियाँ हैं, 10 का में दर बदल कानून है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखें, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। ठीक है, पूछ रहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता, भारत में धार्मिक स्वतंत्रता है, सबको पता है कि हर व्यक्ति अपने मन से जिस भी धर्म को मानना चाहे वो मान सकता है। ये किस अनुच्छेद में है, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक दे दीजिए। ए में दिया है 17, बी में 18, सी में 14, डी में 25 दिया है। ठीक है, अब हम देखते कौन सा क्या है। ठीक है, अनुच्छेद 17 में क्या है, छुआछूत का अंत यानी अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, 17 में है तो ये नहीं हो सकता, इसका मतलब 18 में क्या है, उपाधियों का अंत, जो उपाधि भारत सरकार पहले देती थी शुरू में अंग्रेजी शासनकाल में, उस उपाधियों का अंत कर दिया गया अनुच्छेद 18 में। 14 में क्या है, कानून के प्रति समानता, यानी कानून के प्रति सभी भारत के नागरिक समान है। ठीक है, अनुच्छेद 25 में क्या है, ध्यान दीजिए यही क्वेश्चन सही है। अनुच्छेद 25 ये कहता है कि सभी व्यक्ति अपनी इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से किसी भी धर्म को मान सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं, उसका पालन कर सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 25। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखें, संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा 3 नए शब्द जोड़े गए। ठीक है, कौन सा 3 नए शब्द, ध्यान दीजिए, समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष। ठीक है, जो संविधान की हमारी प्रस्तावना लिखी गई, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था संविधान सभा में, है ना, वो सब कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष गणराज्य, है ना, ये प्रस्तावना हमारी है। तो इसमें ये 3 शब्द पहले नहीं थे, समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष। ध्यान दीजिए, तो संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया, क्योंकि बिना संशोधन किए कोई चीज़ जोड़ा नहीं जा सकता, तो ये 3 शब्द पहली बार संशोधन करके जोड़े गए। और ध्यान दीजिए, संविधान की प्रस्तावना में अभी तक केवल एक बार ही संशोधन किया गया है। ठीक है, ऑप्शन देखिए कौन कौन सा है, ध्यान दीजिए, पहला आपका है 32वां, फिर 42वां, फिर 44वां, फिर 86वां। ठीक है, तो ध्यान दीजिए आप लोग, 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन में बहुत कुछ संशोधन किया गया है, इसीलिए ध्यान दीजिए 42वें संविधान संशोधन को ही मिनी संविधान भी कहा गया है। मिनी संविधान यानी छोटा संविधान भी कहा गया है। ठीक है, और अगर क्वेश्चन पूछ ले कि आज तक प्रस्तावना में कितने बार संशोधन हुए, तो ध्यान दीजिए केवल एक बार ही संशोधन हुए हैं। ठीक है, केवल एक बार संशोधन हुए हैं, वो है आपका 42वां संविधान संशोधन, और 3 शब्द नए जोड़े गए हैं, समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष, यही सब जोड़े गए हैं। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में, ये भी ध्यान देना, सन भी पूछ लेता है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, आप सबको पता है कि टॉप 20 क्वेश्चन हम डेली पूछते हैं, तो टॉप 20 क्वेश्चन अगर आपको करना हो तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिए। डेली आपको टॉप 20 क्वेश्चन मिलेंगे, और अगर बराबर आप परीक्षा तक करते चले जाएंगे तो निश्चित है, मेरा वादा है, ये मेरा दावा भी है कि आप लोग परीक्षा में बिल्कुल भी कतई किसी से पीछे नहीं रहेंगे, टॉप करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछता है, हर परीक्षा में उसी क्वेश्चन को लेके मैं आप सबके सामने आता हूँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। पहला देखिए ऑप्शन दिया है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विधानसभा और मुख्यमंत्री। ठीक है, आपको छांटना है। ध्यान दीजिए, राष्ट्रपति उत्तरदायी उसी के पास होगा जो उसको चुनेगा, जो उसको नियुक्त करेगा। तो नियुक्ति कौन करता है, ध्यान दीजिए, राष्ट्रपति ही राज्यपाल की नियुक्ति करता है। ठीक है, लेकिन अपने मन से राष्ट्रपति नहीं करता। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल जिसे पास करती है, लेकिन जो संवैधानिक मानता हो राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है, इसलिए राज्य का राज्यपाल उत्तरदायी होता है, अपने सवालों का जो है, जवाबों का जो उत्तरदायी होता है वो राष्ट्रपति को उत्तरदायी हो। ठीक है, कोई राज्य में अगर समस्या होती है या राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लगाना होता है तो उसका अनुमोदन किसके पास देता है, वो राष्ट्रपति के पास भेजता है कि यहाँ का जो है संवैधानिक तंत्र फेल है, यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। ठीक है, कुछ ऐसे संविधान में जो विधानसभा में जो कुछ ऐसे बिल पेश हो जाते हैं जो राज्यपाल को लगता है कि राष्ट्रपति के पास इसे भेजना चाहिए, तो वह राष्ट्रपति के पास भी उसे भेजता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20वां देखें, देखिए 20वां कौन सा है, किस अनुच्छेद के तहत भारत का राष्ट्रपति किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाता है। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत भारत में राष्ट्रपति। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, आपके सामने 4 ऑप्शन है। ठीक है, आप लोग थोड़ा जल्दी आइए रहिए, हम इसको विस्तार थोड़ा बताते हैं ढंग से। ठीक है,
और कुछ बताएंगे। तो देखिए किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाता है राज्यों में, ध्यान दीजिए। पहला आपका है 352, ठीक है, 352 है। 352 में क्या होता है, आप सबको पता है कि बाहरी आक्रमण या राज्यों में सशस्त्र विद्रोह जब होता है, ठीक है, बाहरी आक्रमण होता है या सशस्त्र विद्रोह जब होता है तो राष्ट्रपति आपातकाल लगाता है 352 के तहत। ध्यान दीजिए, आपातकाल लगाता है, ठीक है। और 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाता है, 356, ठीक है। जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र फेल होता है, मुख्यमंत्री सही तरह शासन संविधान के तहत नहीं कर पाते हैं, तब वहाँ का राज्यपाल राष्ट्रपति को अनुमोदन करता है, अनुमोदन भेजता है कि यहाँ का तंत्र मतलब संविधान के तहत नहीं चल रहा है, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा देता है, ठीक है। और 6 महीना के लिए लग जाता है, ठीक है। और हर 6वें महीना उसे फिर से संसद में पास करवाना पड़ता है। इस प्रकार से केवल 3 वर्ष तक, लगातार 3 वर्ष तक जो है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता, 3 वर्ष के बाद नहीं लगाया जा सकता, फिर चुनाव वहाँ कराना अनिवार्य हो जाता है, ठीक है ना। देखिए एक बार में 6 महीने के लिए लगता है, ठीक है। और संसद जो है उसको फिर पास करके बार बार बढ़ाती चली जाती है, ठीक है ना। अगला देखिए अनुच्छेद 360 दिया है। अनुच्छेद 360 में क्या है जानते हैं, आर्थिक समस्या जब आ जाती है, आर्थिक समस्या जब आती है तो जो है देश में आर्थिक आपातकाल राष्ट्रपति लगाता है, ठीक है। 365 से इससे कोई मतलब आपको नहीं, ठीक है ना। तो आपका भैया ये 20 क्वेश्चन हुए हैं, ठीक है। प्रतिदिन हम आपको इसी तरह टॉप 20 क्वेश्चन देते रहेंगे और आप लोग टॉप 20 क्वेश्चन के साथ साथ कम से कम आपका 50-100 क्वेश्चन तैयार हो जाता है इस 20 क्वेश्चन में, क्योंकि मैं विस्तार से बताता जो रहता हूँ, ठीक है। अगर आपको इसी तरह प्रतिदिन क्वेश्चन करना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और आप लोग डेली इसको करते रहें। और हाँ, अगर कोई और समस्या आपके पास आती है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब दूंगा, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल हम दूसरे एपिसोड में पेपर नंबर 2 में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।